CH14 मैजिकल बीस्ट की कहानियां। अनन्या को घर लाने और अपनी मौसी के साथ डिनर करने के बाद आरव समनिंग एलिमेंट मैजिक की प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने हमेशा की तरह कंट्रोल की प्रैक्टिस शुरू की, उसे भयानक सिरदर्द महसूस होने लगा, ऐसा जैसे उसका सिर फटने वाला हो। ये वैसा ही था जैसे 3 दिन बिना सोए मोबाइल में पबजी खेलना। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस बेहोश होकर गिरने ही वाला है। ये किस तरह की सिचुएशन है? ये लो स्पिरिचुअल पावर की फीलिंग है। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने आज 2 बार डायमेंशनल समनिंग का इस्तेमाल किया है? क्या समनिंग एलिमेंट मैजिक को ज्यादा यूज करने से मुझे स्पिरिचुअली थकावट हो रही है? अगर हम जंगल के समय को गिने जहां मैंने इसे पहली बार एक्टिवेट किया था, तो मैंने आज सिर्फ 2 बार डायमेंशनल समनिंग का यूज किया है, और इससे मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से ड्रेन हो गई। मैंने सोचा था कि 5 महीने का समय मेडिटेट करने में बिताने से मेरी स्टार डस्ट में मैजिक कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। किसने सोचा था कि 2 बार डायमेंशनल समनिंग यूज करने से पूरा समनिंग एलिमेंट स्टार डस्ट पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगा? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में समनिंग एलिमेंट स्टार डस्ट पहले चमकता हुआ और कलरफुल था। 7 स्टार्स द्वारा रिफ्लेक्ट की गई ग्रे चमक एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह थी, लेकिन अभी स्टार डस्ट ने अपनी चमक खो दी थी और अंधेरे में डूब गया था। शुरू में आरव थोड़ा डरा हुआ था। जैसे ही उसने आराम किया और आराम करना शुरू किया, समनिंग स्टारडस्ट धीरे धीरे अपनी चमक वापस पाने लगा, हालांकि बहुत धीरे धीरे। लगता है स्टारडस्ट इतना ब्राइट नहीं है। हर बार जब मैं मैजिक यूज करता हूं, स्टारडस्ट अपनी चमक खो देता है। जब स्टारडस्ट पूरी तरह से डार्क हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर की एनर्जी पूरी तरह से यूज हो गई है। स्टारडस्ट में मैजिक एनर्जी होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि क्लास टीचर प्रोफेसर मिश्रा पूरे दिन जोर देते रहते थे, चाहे ये कितना भी बोरिंग हो, आपको मेडिटेशन मेंटेन करना चाहिए। अगर एक टैलेंटेड मैजिशियन रोजाना मेडिटेट नहीं करता, तो वो एक एवरेज स्टूडेंट बन जाता है। छोड़ो, इस बारे में मुझे अभी नहीं सोचना चाहिए, और जल्दी से सो जाना चाहिए, नहीं तो मैं सच में बेहोश हो जाऊंगा। अपने कमरे में वो सुबह तक सोता रहा। अनन्या बहुत प्यारी थी। लगभग दोपहर हो चुकी थी, फिर भी उसने उसे नहीं जगाया। आरव बिस्तर से उठकर फ्रेश महसूस कर रहा था। वो आसानी से एक मेडिटेटिव स्टेट में चला गया और अपने स्टार डस्ट को स्कैन किया। उसने पाया कि ज्यादातर स्टार्स ब्राइटली शाइन कर रहे थे। यह शायद बहुत जल्द ही अपनी पूरी चमक पूरी तरह से रिकवर कर लेंगे। ओह हाँ, मुझे अपना समनिंग एलिमेंट बाहरी लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। हालांकि यह एक कानून द्वारा शासित सोसाइटी है, फिर भी इससे लोगों में ईर्ष्या हो सकती है। एक उदाहरण होगा सिंह फैमिली, जो एक उंगली के इशारे से किसी भी गरीब की किस्मत बदल सकता था। लगता है मुझे फायर एलिमेंट को भी कल्टिवेट करना होगा। इससे दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाना आसान हो जाएगा। आरव अपने दांत ब्रश करते हुए इस सवाल के बारे में सोच रहा था। हालांकि मेरे पास एक दिन में इतनी ही एनर्जी है, मैं कैसे समनिंग एलिमेंट को कल्टिवेट कर सकता हूं जबकि मैं फायर एलिमेंट को भी कल्टिवेट कर रहा हूं? आरव ने सिर्फ 5 महीनों में समनिंग एलिमेंट की स्किल एक्टिवेट करने में सक्षम होने का कारण ये था कि उसने अपना सारा कल्टिवेशन टाइम समनिंग एलिमेंट पर खर्च किया था। चाहे फायर एलिमेंट कितना भी ध्यान खींचने वाला और मनमोहक क्यों न हो, आरव को समनिंग एलिमेंट बहुत पसंद था। एनुअल मैजिक एग्जामिनेशन लगभग आधे साल में है। अगर मैं समनिंग एलिमेंट की पावर इतनी जल्दी रिवील नहीं करना चाहता, तो मुझे अगले स्कूल सेमेस्टर में अपना सारा ध्यान फायर एलिमेंट को कल्टीवेट करने पर फोकस करना चाहिए और उस पॉइंट तक पहुंचना चाहिए जहां मैं फायर एलिमेंट की प्राइमरी स्किल एक्टिवेट कर सकूं। हालांकि अगर मैं ऐसा करता हूं, तो इसका मतलब होगा कि समनिंग एलिमेंट का अपग्रेडेशन आधे साल के लिए रुक जाएगा। मुझे मेडिटेट करना चाहिए। स्टारडस्ट बिना किसी कारण के स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। आरव ने अपने मेडिटेशन शेड्यूल में कुछ एडजस्टमेंट किए। एनुअल मैजिक एग्जामिनेशन के लिए 6 महीने से थोड़ा ज्यादा समय बचा था। आरव ने हर दिन जितना वो संभाल सकता था, उसे 10 घंटे में बांटने की प्लानिंग बनाए। 8 घंटे फायर एलिमेंट को कल्टीवेट करने और 2 घंटे समनिंग एलिमेंट को धीरे धीरे ग्रो करने के लिए। इस तरह समनिंग एलिमेंट की ग्रोथ बहुत स्लो हो सकती है, लेकिन ये कम से कम उसकी कंट्रोल में प्रोफिशिएंसी को मेंटेन करेगी। हर दिन 8 घंटे फायर एलिमेंट को कल्टीवेट करना पहले से ही उन स्टूडेंट्स से बहुत ज्यादा था जो सिर्फ 5 घंटे मेडिटेट करने में सक्षम थे। लंच के समय उसकी मौसी सुमन काम से घर वापस आ गई। मौसी सुमन सबसे नॉर्मल औरत है। वो पतली है और वो बहुत अच्छी महिला भी है। आरव, तुम वापस आ गए हो। मैंने सुना है कि तुम अपने मैजिक हाई स्कूल में पूरी तरह से कल्टीवेट करने पर ध्यान दे रहे हो। तुम्हें सच में अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम एक प्राइमरी मैजिशियन बन पाते हो, तो तुम हमारे फैमिली के पूर्वजों का सम्मान बढ़ाओगे, सुमन ने कहा।
एक प्राइमरी मैजिशियन और मैं पूर्वजों का सम्मान बढ़ाऊंगा। मेरे पापा एक महान मैजिशियन थे और मैं उनकी तरह ही बनूंगा। आरव में मन ही मन सोचा। मुझे नहीं पता कि मैं तैयार हूं या नहीं। मौसा कहाँ है? मैंने उन्हें आसपास क्यों नहीं देखा? आरव ने पूछा। वो पहाड़ों में हंटर्स को सामान डिलीवर करने गए हैं। मुझे सच में समझ नहीं आता कि उन जैसा एक आम इंसान पहाड़ों में जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। अगर वो किसी मैजिकल बीस्ट का सामना करते तो वो उन्हें एक ही बार में निगल सकता था। सुमन ने शिकायत की। क्या हमारे शहर से पहाड़ों के मैजिकल बीस्ट काफी दूरी पर नहीं है? आरव ने कहा। ये दुनिया वो नहीं थी जिसे वो जानता था। शहर के बाहर पहाड़ी इलाकों में कई मैजिकल बीस्ट रहते थे जो मानव जाति के जीवन के लिए खतरा थे। ये मैजिकल बीस्ट बहुत खतरनाक होते थे और इंसानों को देख तो वो उन्हें सीधा खा जाते थे। आम लोग तो उस पहाड़ी इलाके में कदम रखने से डरते थे जहां मैजिकल बीस्ट का बसेरा था। शहर के बाहर के पहाड़ी इलाके में कब और कैसे आपको एक मैजिकल बीस्ट दिख जाए इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता था। यहां तक कि जादूगर भी उस पहाड़ी इलाके में अपनी जान गंवा देते थे। क्या तुमने हंटर यूनियन द्वारा जारी की गई चेतावनी नहीं देखी है? हाल ही में मैजिकल बीस्ट्स बेकाबू हो गए हैं। हमारे अद्वैत शहर के बाहर मैजिकल बीस्ट्स के मिलने की खबर मिली है, इसलिए उन्होंने खासकर आम लोगों को सुरक्षित एरिया के बाहर कदम न रखने की चेतावनी दी है। सुमन ने कहा। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? हालांकि आरव इसके लिए नया था, लेकिन उसने इसके बारे में कई सारी किताबें पढ़ी थी। मैजिकल बीस्ट्स आमतौर पर उन शहरों से दूर होते हैं जहां इंसान रहते हैं। इसके अलावा वहां मैजिक एसोसिएशन, हंटर यूनियन और बड़े मैजिक फैमिलीज जैसी संस्था होती है जो शहर के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर वक्त शहर के आसपास के बीस्टों का सफाया करते रहते हैं और शहर के बॉर्डर पर हर वक्त पेट्रोलिंग की जाती है। तुमने इतना पढ़ा है कि तुम मूर्ख हो गए हो। जरा सोच कर देखो, कौन सा राजा नहीं चाहता कि उसका शहर शांति में फले फूले? भले ही मैजिकल बीस्ट हमला कर दे, वो फिर भी कहेंगे कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है ताकि घबराहट को टाला जा सके। सच तो ये है, शहर के आसपास हमेशा मैजिकल बीस्ट्स रहे हैं। शहर के अंदर भी कुछ है, ये सिर्फ हम आम लोग सच में उन्हें नहीं देख पाते हैं। सुमन ने फुसफुसाया। आरव ने ये सुनते ही हैरान महसूस किया, लेकिन फिर भी उसने मजबूरी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मौसी, आप ये सब क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। लिटिल बॉय, तुम अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, है ना? तो मुझे तुम्हें कुछ बताने दो जो सच में आज मेरे साथ हुआ था। फिर यह मत कहना कि तुम्हारी प्यारी मौसी पूरे दिन गपशप सुनना पसंद करती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं हॉस्पिटल के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। ओह हाँ, आरव ने सिर हिलाया। एक शाम को जब मैं डॉक्टर के पास घावों की दवा देने गई थी। हालांकि ऑपरेशन रूम में एक इंसान था जो एक हीलिंग एलिमेंट मैजिशियन था। उसने हमारे डॉक्टर को डांटते हुआ कहा, भले ही तुम एक हीलिंग मैजिशियन बनने वाले हो, तुम्हें इतना भी बेवकूफ नहीं होना चाहिए कि तुम जहर के मांस और जहर के पानी में फर्क ना समझ सको। इसके अलावा इन लोगों पर काला जादू किया गया है जिस वजह से ये मुर्दों की तरह बेजान दिखाई दे रहे हैं। जाओ, जल्दी जाओ, यहाँ बोझ मत बनो और हंटर यूनियन के लोगों को ढूंढो और उन्हें शहर में मौजूद ईविल आइड मार्श बीस्ट को ढूंढने के लिए कहो, वरना इस एरिया में अभी और भी लोग घायल होंगे। सुमन ने नजदीक जाकर बहुत ही सावधानी से आरव से बात की। जैसे ही आरव ने सुमन के एक्सप्रेशन को देखा, उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो बातें बना रही है। क्या सच में मैजिकल बीस्ट शहर के इतने करीब हैं, जिनमें से कुछ शहर के अंदर भी हैं? ये काफी डरावना है। मैजिकल बीस्ट्स वो मॉन्स्टर्स हैं जो इंसानों को खाते हैं। अगर आप ऐसे किसी का सामना कर लेते हैं, तो सिर्फ मौत ही आपका इंतजार कर रही होगी। मौसा ठीक तो होंगे ना, जैसे वो पहाड़ी इलाके में गए हैं? आरव ने पूछा। किसे पता था कि सिटी के बाहर अचानक लाइट कलर्ड वार्निंग्स जारी कर दी जाएंगी? ये इंडिकेट करता है कि आम लोगों को पहाड़ी इलाके के गहराई में सावधानी से जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें किसी भी समय एक मैजिकल बीस्ट मिल सकता है। वो बार बार कहते रहे कि हंटर स्क्वाड ने कुछ जरूरी सप्लाईज लेना भूल गए जब वो वन आइड मैजिकल वुल्फ के पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे, और उसे पर्सनली डिलीवर करना जरूरी था। वो बस एक लॉजिस्टिक्स एम्प्लॉय है, फिर भी उनके पास इतना गट्स है कि वो इतना खतरनाक काम करे। मैंने उनसे बहुत कुछ कहा, फिर भी उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, सुमन ने जवाब दिया। सुमन की ऐसी बातें सुनकर उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ उठी। भले ही उसके पास अब अपना पालतू बीस्ट था, लेकिन वो अभी तक उतना ताकतवर नहीं हुआ था कि उन जंगली और खतरनाक बीस्ट से लड़ सके। उसका बीस्ट इस दुनिया से नहीं था। इस दुनिया के बीस्ट जंगल में पानी में रहने वाली मछलियों की तरह होते थे, जहां सबसे ताकतवर मछली छोटी मछली को खा जाती थी।
वैसे यहाँ के जंगल में रहने वाले बीस्ट अपने से कई गुना ताकतवर बीस्टों से लड़ते हुए खुद भी जंगल में सर्वाइव करते थे, और उसका बीस्ट उसकी दुनिया के इंसान की तरह रहता था जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे। मुझे अपने बीस्ट को ट्रेन करना होगा ताकि वो यहाँ के शक्तिशाली और खतरनाक बीस्ट है जैसा बन सके। ये जान को जोखिम में डालने जैसा काम है, आरव ने सुमन की ओर देखते हुए कहा। हाँ, उन्होंने कहा कि इसमें काफी पैसा मिलेगा। यहाँ तक प्राइमरी मैजिशियन भी ये काम करने से डरते थे, लेकिन तुम्हारे मौसा जो एक आम इंसान है, अगर कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर सच में कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? सुमन ने कहा। मौसी, चिंता मत करो, उन्होंने जरूर पहले से ही अच्छी प्लानिंग कर ली होगी, कोई समस्या नहीं होगी। वो बस शहर के बॉर्डर तक डिलीवर करने गए हैं और सिटी से बॉर्डर तक का रास्ता सेफ जोन में है, अनन्या ने साइड से कहा। किसी भी तरह मैं बस चाहती हूँ कि वो अच्छी तरह से सिर्फ सिटी में अपना काम करें। जब वो सिटी से बाहर जाते हैं तो मुझे टेंशन होती है, सुमन ने फिर से धीरे से कहा। ठंड की छुट्टियां होने के बावजूद आरव ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। कुछ दिन मौसी के घर रहने के बाद आरव ने अपने शहर की लाइब्रेरी में फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। लाइब्रेरी में वो सब जानकारियां भी थी जो उसे काले जादू के बारे में जाननी थी, जैसे कि काला जादू और काले जादूगर। पिछली बार उसने इस जानकारी के बारे में पढ़ना मिस कर दिया था। काले जादू के बारे में पढ़ने के बाद आरव को समझ आया कि वो क्या चीज थी। वो लोग टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे थे, एक बड़ा ईविल कल्ट। वो हर वक्त ऐसे काम करते थे जो लोगों की सेफ्टी के लिए डेंजरस थे। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए वो जीते जागते लोगों को भी कल्टीवेशन मटेरियल के तौर पे यूज करते थे ताकि वो अपनी पावर्स तेजी से बढ़ा सके, लेकिन ये चीजें उन आम लोगों के लिए जमीन पर रहकर नर्क का अनुभव करने से कम नहीं होता था। किसी भी देश की सरकार अपने नागरिकों को ऐसा करने नहीं दे सकती थी क्योंकि ये गैरकानूनी था। अगले महीने आरव ने अच्छी तरह से मेडिटेशन की, ये जानने के बाद कि समनिंग एलिमेंट का स्टारडस्ट सिर्फ 2 बार डायमेंशनल समनिंग का यूज करने के बाद ड्राई हो जाता है और एक बिल्कुल ही डार्क हो जाता है। आरव को मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस समझ आए। इसलिए पूरे महीने चाहे फायर एलिमेंट की स्किल फायर बर्स्ट एक्टिवेट करने का कितना भी टेम्पटेशन हो, आरव ने जल्दबाजी में फायर एलिमेंट के स्टार के कांटेक्ट में आने की कोशिश नहीं की। वो पहले अच्छी तरह मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर अपने फाउंडेशन को मजबूत कर लेना चाहता था, जिससे उसे बाद में अपने स्टॉर्स को कंट्रोल करने में कोई परेशानी ना हो। वो अपने हैबिट के हिसाब से रोजाना मेडिटेशन और कंट्रोल की प्रैक्टिस करता, रात को सो जाता, खाना खाता और मैजिक की पढ़ाई करता। जल्दी ही स्कूल फिर से शुरू होने का टाइम आ गया। आरव अब अपने नए मैजिक टर्म की शुरुआत करने के लिए रेडी था।